हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मैथ्स के एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग थर्ड चैप्टर का एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जो कि आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वेश्चन में टोटल दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल दो पार्ट्स हैं। इन दोनों ही पार्ट्स में हमें दो लीनियर इक्वेशन बनाने हैं और उन्हें ग्राफिकली सॉल्व करना है। मतलब जैसे हमें वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं दोनों ही पार्ट्स में, तो हमें इन वर्ड प्रॉब्लम को समझकर दो लीनियर इक्वेशन बनाने हैं और उनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो आइए पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the mathematics quiz. तो बेसिकली कह रहा है क्वेश्चन में कि एक मैथमेटिक क्विज हो रहा है, ठीक है, और उस क्विज में क्लास 10th के 10 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ये नहीं बताया है कि उन 10 बच्चों में कितनी लड़कियां हैं कितने लड़के हैं। हालांकि हमें यही पता करना है कि इन 10 बच्चों में कितने लड़कियां हैं कितने लड़के हैं। आगे क्वेश्चन में कहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। मतलब अगर लड़कियां लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, लड़कियां लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, ठीक है, लड़कियां ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं बेसिकली, तो आपको नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट 10 स्टूडेंट हैं। अब हमें तो नहीं पता ना कितने लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं, तो हम लोग मान लेंगे कि गर्ल्स मान लेते हैं x रही होंगी, टोटल गर्ल्स मान लेते हैं x रही होंगी और बॉयज़ जो हैं वो y रहे होंगे, ठीक है ना। टोटल गर्ल्स मैंने मान लिया x थी और बॉयज़ y थे, ठीक है। x लड़कियां थी और y लड़के थे और क्लास में 10 बच्चे थे। तो अगर बताइए मैं x और y को जोड़ दूं, x और y को जोड़ दूं तो क्या आएगा? 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। मैंने मान लिया कि उन 10 लोगों में x लड़कियां थीं और y लड़के थे। तो अगर मैं x और y को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? ऑब्वियस सी बात है 10 आएगा, है ना, 10 आएगा, क्योंकि टोटल स्टूडेंट में तो लड़कियां और लड़के दोनों आ जाते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10 के इक्वल आएगा। तो हमें पहला इक्वेशन मिल गया, x + y = 10, ठीक है। अब हमें एक और इक्वेशन बनाना है और वो इक्वेशन आने वाले लाइन से बन जाएगा। आगे कहा है क्वेश्चन में ना कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी लड़कियां जो हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। तो जो क्वेश्चन में कहा है वही कर दीजिए। लड़कियां यानी x, लड़कियां जो हैं वो लड़कों से यानी y से 4 ज़्यादा हैं। 4 ज़्यादा हैं तो 4 जोड़ देंगे। लड़कियां जो हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, ठीक है। तो x = y + 4, है ना। कितनी आसानी से इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इस y को हम लोग क्या करेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड लेते आएंगे। x जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा यानी इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, x - y = 4। हालांकि 4 का प्लस साइन है, लेकिन प्लस साइन जनरली लिखा नहीं जाता है। तो हमें टोटल दो इक्वेशन मिले, एक x + y = 10 और एक x - y = 4। तो पहला काम तो हो गया। तो इतना पार्ट पहले आप कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। तो हमें दो इक्वेशन मिले। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ग्राफिकली निकालनी है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों ने कोई और मेथड पढ़ रखा हो, लेकिन हमें फिलहाल ग्राफिकली वैल्यू निकालनी है इन दोनों की, ठीक है। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि कैसे इन दोनों लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पूरा देखिए वीडियो को, समझ में आ जाएगा। तो ये दो इक्वेशन है, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ और इसको इक्वेशन 2 बोल रहा हूँ, ठीक है। नंबरिंग कर दिया मैंने। अब हम लोग क्या करते हैं, दो टेबल बनाते हैं।
एक टेबल ये रहा और एक टेबल ये रहा, दो टेबल बनाएंगे। यहां पे लिखेंगे x, यहां पे लिखेंगे y, यहां पे लिखेंगे x, यहां पे लिखेंगे y। अब ये जो पहला वाला टेबल है ये पहले इक्वेशन के लिए होगा, दूसरा वाला टेबल दूसरे इक्वेशन के लिए होगा, ठीक है। अब हम लोग पहले वाले टेबल में x के जगह 0 रखेंगे, x के जगह 0 रखेंगे, तो y की वैल्यू कितनी होगी? जैसे हमारा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 ना, x के जगह 0 रखना है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, ये हो गई y की वैल्यू, तो ये y की वैल्यू 10 आ गई। अब y की जगह 0 रख दीजिए, यानी इस y की जगह 0 रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो जब मैंने y की जगह 0 रखा तो x की वैल्यू 10 आ गई। सिमिलरली यही काम हमें सेकंड इक्वेशन के लिए करना है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में हम लोग पहले x की जगह 0 रखेंगे, तो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की जगह 0 रखेंगे तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस उधर जाएगा तो y इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक होता है। तो y की वैल्यू माइनस 4 आई। अब y की जगह 0 रखेंगे, यही काम करते थे 9th में टेबल बनाते समय, क्योंकि यही टेबल हमें ग्राफ बनाने में मदद करेगा। अब y की जगह 0 रखेंगे तो ये जाएगा x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू डायरेक्ट आएगी 4, ठीक है। तो हमें दोनों टेबल मिल गए। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो इस चीज को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग इस ग्राफ पर इन दोनों टेबल को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 0, 10 है, यानी पहला पॉइंट हमारा 0, 10 है। अब 0, 10 यानी ये पॉइंट y एक्सिस पर होगा। किस पे होगा? y एक्सिस पे, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये पॉइंट y एक्सिस पे होगा। अब 10 कहाँ पे है? ये रहा ना, तो ये मिला हमें पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? 10, 0, ये है 10, 0, ये किस पे होगा? x एक्सिस पे होगा, है ना। 10, 0 ये रहा, ठीक है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देंगे तो हमें एक लाइन मिल जाएगी। तो ये जो लाइन मिली हमें, ये पहले इक्वेशन की लाइन है, क्योंकि पहले इक्वेशन से ही हमें टेबल मिला था और इस टेबल से ये लाइन मिली है। तो एक्चुअली ये जो लाइन है वो पहले इक्वेशन के लिए है, ठीक है। तो इसका मैं नाम लिख देता हूँ कि ये एक्चुअली x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का लाइन है, ठीक है ना। मतलब इस इक्वेशन का ये लाइन है। अब सिमिलरली इस टेबल को जब प्लॉट करेंगे तो हमें सेकंड इक्वेशन का लाइन मिल जाएगा। तो आइए करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? 0, -4, तो ये किस एक्सिस पे होगा? y एक्सिस पे, क्योंकि x की वैल्यू 0 है ना। तो -4 ये रहा, तो ये मिला हमें पहला पॉइंट। फिर क्या है? 4, 0, इस बार y की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट x एक्सिस पे होगा। क्लियरली दिख रहा है हमें, ये रहा 4, 0, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स मिल गए, दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमें एक और लाइन मिल जाएगी। तो ये जो दूसरी वाली लाइन है ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए है, ठीक है। अब ये दोनों लाइन जहां पे मिलेंगे, दोनों लाइन देखिए यहां पे मिल रहे हैं इस वाले पॉइंट पर, तो दोनों लाइन जहां पे मिलेंगे वही हमारी x और y की वैल्यू होगी, ठीक है। अब क्लियरली ध्यान से देखिए, इसको अगर नीचे लेके आएंगे आप तो ये यहाँ पे मिलेगा, ये 6 और 8 के बीच में है तो ये 7 होगा, और ये जब इसको आप y एक्सिस पे लेके आएंगे तो ये 2 और 4 के बीच में होगा, यानी ये 3 होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट का नाम होगा 7, 3 होगा कि नहीं होगा? 7, 3 नाम होगा इस पॉइंट का, ठीक है। यही x और y की वैल्यू है, यानी x, y की वैल्यू है, ठीक है। तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू यानी नंबर ऑफ गर्ल्स 7, बॉयज की वैल्यू 3, ठीक है। यही हमारा आंसर है कि लड़कियां 7 थीं और लड़के 3 थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, नॉर्मली पहले हमें इक्वेशन बनाना होता है। जनरली इक्वेशन बनाना ही थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। तो जब इक्वेशन बना लेते हैं उससे फिर हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, यानी जहाँ पे मिलता है, जिस पॉइंट पे मिलता है वही x और y की वैल्यू होती है, वही हमारा आंसर होता है। तो इस चीज को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं सेकंड क्वेश्चन कराने जा रहा हूं।
तो सेकंड क्वेश्चन है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पहले मैं मतलब समझा देता हूँ। कह रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट 50 रुपये पड़ता है। भाई महंगाई का ज़माना है। वहीं 7 पेंसिल और 5 पेन इनका दाम 46 रुपये पड़ता है। तो आपको एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें ना तो पेंसिल का कॉस्ट पता है ना ही पेन का कॉस्ट पता है, ठीक है। तो हम लोग लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। एक पेंसिल का कॉस्ट मैंने x रुपीज मान लिया, मतलब एक पेंसिल x रुपीज की होगी, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन ये y रुपीज का होगा। मतलब एक पेंसिल x रुपीज की है और एक पेन y रुपीज का है। अब क्वेश्चन में बोला है 5 पेंसिल और 7 पेन, इन दोनों को मिला दीजिए तो 50 रुपए खर्च करने पड़े। अब एक पेंसिल x रुपए की है तो 5 पेंसिल कितने रुपए की होंगी? ऐसे समझिए, एक पेंसिल नॉर्मली 3 रुपए की मिलती है, तो 5 पेंसिल कितने की मिलेंगी? 15 रुपए की। आपने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। तो अगर एक पेंसिल x रुपीज की है तो 5 पेंसिल कितने रुपए के होंगे? 5x रुपीज की। एक पेन y रुपीज का है तो 7 पेन कितने रुपए के होंगे? 7y। और जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या ये 50 के इक्वल नहीं आएगा? क्योंकि 5 पेंसिल और 7 पेन को खरीदने में 50 रुपए देने पड़े, ठीक है। तो 5x + 7y = 50। तो ये पहला इक्वेशन मिला हमें। उसी तरह आगे कहा है क्वेश्चन में कि 7 पेंसिल, 7 पेंसिल, अब 7 पेंसिल बोल रहा है, 7 पेंसिल और 5 पेन इनको जब खरीदा तो 46 रुपए पड़ा, यानी 46 रुपीज। तो जब एक पेंसिल x रुपए की है तो 7 पेंसिल तो 7x रुपीज की होंगी। एक पेन y रुपए का है तो 5 पेन 5y रुपीज के होंगे। और दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा, यानी टोटल खर्चा। और टोटल खर्चा हमें दिया था 46 रुपए, 46 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया कि लीनियर इक्वेशन बन गया। पहला काम तो हो गया कि लीनियर इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन से 2 टेबल बनाएंगे, है ना। तो बना लेते हैं भाई। एक टेबल ये रहा और एक टेबल ये रहा। दोनों में x और y की वैल्यू निकालते हैं, जिसकी मदद से हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, है ना। तो ये वाला इक्वेशन यानी फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट टेबल को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड इक्वेशन सेकंड टेबल को। तो सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। तो हमारा इक्वेशन क्या था? 5x + 7y = 50। तो x की जगह 0 रखेंगे तो 5 × 0 + 7y = 50। 5 × 0 0 हो जाएगा, 0 + 7y = 50, ठीक है। 0 मतलब कुछ नहीं, हटा दीजिए। 7y = 50 है, अब 7 डिवाइड में आ जाएगा तो y = 50 / 7, ठीक है। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, और कैंसिल होगा अभी तो ये पॉइंट में आएगा, 7.11 इस तरह करके आएगा, है ना। अब ये पॉइंट में आया है तो हमें ग्राफ प्लॉट करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग x की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, क्योंकि फिर y की वैल्यू पॉइंट में मिलने लगेगी। तो हम x की वैल्यू कुछ और लेंगे जिससे y की वैल्यू पॉइंट में ना मिले। अब सोचिए x की ऐसी कौन सी वैल्यू लें जिससे y की वैल्यू पॉइंट में ना मिले। तो बहुत ही आसान सा आंसर है, मैं x की वैल्यू 3 ले रहा हूं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 5 × 3 + 7y = 50, ठीक है। तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 15 + 7y = 50। अब ये 15 प्लस में है, जब इसको आप इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, और 50 - 15 करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। अब ये 7 नीचे आ जाएगा, यानी y की वैल्यू 35/7। अब कैंसिल करिए, अब पॉइंट में नहीं आएगा, अब कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी।
ठीक है। तो x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि y पॉइंट में ना मिले, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें मिली 5, ठीक है। आपको समझ में आया क्यों मैंने x की जगह 0 नहीं रखा? पिछले क्वेश्चन में तो मैंने x की जगह 0 रखा था, क्योंकि इस बार मैंने जब x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू पॉइंट में मिली। अब पॉइंट में मिली तो ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप पॉइंट में भी निकाल के छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप पॉइंट में प्लॉट करने में असमर्थ हैं, यानी अगर आपको पॉइंट प्लॉट करने में दिक्कत आ रही है, तो फिर आप x की ऐसी वैल्यू चूज करिए जिससे y की वैल्यू पॉइंट में ना आए, ठीक है ना। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब मैं y की जगह 0 रखूंगा, ठीक है। तो ये 5x प्लस 7 इंटू 0 इजगल टू 50, तो ये जाएगा 5x, 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं उसे लिखने का। तो यहाँ से x की वैल्यू 10 आएगी, जब 5 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू 10 आएगी। तो देखिए पॉइंट में नहीं आ रहा है ना, तो x की वैल्यू 10 पॉइंट में नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग y की वैल्यू 0 रहने देंगे, ठीक है। तो ये फायदा हुआ। अब हम लोग सेकंड वाले इक्वेशन का टेबल बनाएंगे। तो फिर से भाई पहले x की जगह 0 रखेंगे, लेकिन जब आप 0 रखेंगे x की जगह ना, तो y की वैल्यू पॉइंट में मिल जाएगी। तो सोचिए x की जगह क्या रखें कि y की वैल्यू पॉइंट में ना मिले। x की जगह 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू पॉइंट में मिलने लगेगी। आप लोग पॉज करके निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। तो x की जगह मैं 3 रख रहा हूँ, ठीक है। हर बार कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 ही रखना रहे, ठीक है, ये आपको सोचना होगा वहाँ जाके। तो देखिए 7 इंटू 3, क्योंकि 7 इंटू एक्स है तो x की वैल्यू 3 प्लस 5y इजगल टू 46, ठीक है। तो 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 5y इजगल टू 46, 21 प्लस में है, जब इसको आप राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और 46 और 21 को माइनस करेंगे तो 25 आएगा। अब y की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी, पॉइंट में नहीं मिला हमें, तो ये मिला हमें y की वैल्यू 5, ठीक है। अब y की जगह 0 रखेंगे, ठीक है, लेकिन देखिए y की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें x की वैल्यू पॉइंट में मिलने लगेगी, ठीक है। तो 7x 5y 5 इंटू 0, तो ये हट जाएगा। तो x की वैल्यू ध्यान से देखिए पॉइंट में आने लगेगी, क्योंकि 7 46 को डिवाइड करता ही नहीं है, यानी y की जगह 0 नहीं ले सकते, कुछ और लेना पड़ेगा। अब देखिए मैं y की वैल्यू -2 लूंगा, अभी आप समझ जाएंगे ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 7x प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू -2, ठीक है, इजगल टू 46। तो ये 7x 5 इंटू 2 तो 10 होगा, लेकिन माइनस है तो ये -10 होगा, इजगल टू 46। -10 उधर जाएगा तो प्लस के 10 हो जाएगा, ठीक है, और ये जब ऐड करेंगे तो 56 आएगा। तो जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 8 आएगी। तो आपने देखा फायदा क्या हुआ है, y की वैल्यू -2 लेने पर x की वैल्यू 8 आ गई। बेसिकली मैं इसे 46 को 7 के टेबल में बनाने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने देखा कि अगर ये 46 की जगह अगर 56 होता तो 7 से कैंसिल हो जाता, और 56 बनाना आसान था 5 की मदद से। तो मैंने y की वैल्यू -2 ले ली, जिसकी वजह से ये 10 हो गया, -10 हो गया, -10 उधर गया तो प्लस होके 56 हो गया, है ना। तो अगर आप ये सब नहीं भी सोच पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका ग्राफ तो बहुत ही अच्छा होता है। मेरे को प्रॉब्लम होगी क्योंकि मेरा वाइट बोर्ड है और इस पे ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप 0 रख के निकाल सकते हैं, है ना, आपके ग्राफ में पॉइंट आसानी से प्लॉट हो जाएगा, तो कोई बहुत ही दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये सब सोच ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि तब आपका एक ग्राफ बहुत ही एग्जैक्ट बनेगा और आपका आंसर भी एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। तो चलिए हमें दोनों टेबल तो मिल गए हैं, अब हमें ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने ग्राफ बना लिया है। एक्स एक्सिस पर मेरे पास जगह कम थी तो मैंने 2-2 का गैप लिया है, वहीं वाई एक्सिस पे जगह ठीक ठाक थी तो मैंने 1-1 का गैप लिया है, क्योंकि वाई की मैक्सिमम वैल्यू 5 प्लॉट करनी है और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 10। तो पहले वाले लाइन को प्लॉट करते हैं जो कि इस वाले इक्वेशन के लिए है। तो पहला पॉइंट क्या है, 3,5। तो x पे 3 कहाँ है, 2 और 4 के बीच में, ये रहा 3, और y की वैल्यू 5 कहाँ है, तो ये रहा y की वैल्यू। तो ये कुछ यहाँ पे आएगा ना, तो ये रहा हमारा 3,5, यानी ये रहा पहला पॉइंट,
अब हम लोग दूसरा पॉइंट प्लॉट करेंगे विच इज़ 5,0। तो इसमें y की वैल्यू 0 है तो ये x एक्सिस पे होगा, है ना। तो 4 और 5 के बीच में 5 आएगा, तो ये रहा दूसरा पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमें पहले वाले इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा। तो ये रहा पहले वाले इक्वेशन का ग्राफ विच इज़ 5x + 7y = 50। अब हम दूसरे वाले टेबल को प्लॉट करेंगे जो इस वाले लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला पॉइंट तो 3,5 ही है और ये अभी हमने देखा कहाँ पे है, ये यहीं पे था, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, 8,-2। ठीक है, तो 8 तो ये रहा और -2 ये रहा, तो हमें यहाँ पे वो पॉइंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो हमें दूसरा वाले इक्वेशन का लाइन मिल जाएगा। तो ये रहा सेकंड इक्वेशन का लाइन, इसका नाम लिख देते हैं 7x + 5y = 46। तो मैंने ग्राफिकली दोनों लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया। दोनों लाइन कहाँ पे मिल रही हैं, इस वाले पॉइंट पे ना, और इस पॉइंट की वैल्यू क्या है 3,5, है ना। यानी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू है 5। यानी एक पेंसिल का कॉस्ट 3 रुपीज़ था और एक पेन का कॉस्ट 5 रुपीज़ था। ठीक है, तो यही दाम हम लोग के मार्केट में चल रहा है। जिसके यहाँ महंगा है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो हमने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। तो इस क्वेश्चन में भी टोटल 3 पार्ट्स हैं। चिंता न करिए, इस क्वेश्चन को करने में हम लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि तीनों पार्ट्स में a1 a2 b1 b2 c1 c2 के रेशियो को कंपेयर करके पता लगाइए कि ये जो तीनों पार्ट्स हैं वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक बार जरा बता देता हूँ, या एग्जाम्पल लेके हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो अभी आपने कुछ देर पहले देखा कि अगर हम लोग इस वाले इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो एक लाइन मिलती है। ठीक है, इस वाले इक्वेशन से एक लाइन मिलती है, इस वाले इक्वेशन से भी एक लाइन मिलती है, और दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। यानी जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन ये सब करना आसान थोड़ी ना है। अब दोनों का आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। मान लेते हैं इस वाले लाइन का ग्राफ ये रहा होगा, इस वाले लाइन का ग्राफ ये रहा होगा। दोनों लाइन इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वही x और y की वैल्यू हो जाती है। लेकिन ये तो लंबा प्रोसेस है ना। ठीक है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। आप ही ने देखा कि ग्राफ ड्रॉ करना आसान काम तो है नहीं, लंबा प्रोसेस है। ठीक है, और कोई ज़रूरी भी तो नहीं है कि अगर इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करूं मैं तो दोनों इंटरसेक्ट कर जाएं। कोई ये ज़रूरी है क्या? हो सकता है कि एक लाइन ऐसे हो और इस वाले लाइन का ग्राफ ऐसे हो। अब ये दोनों पैरेलल हैं, यानी ये दोनों कहीं आपस में मिलेंगी नहीं, और जब मिलेंगी नहीं तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी कहें x और y की वैल्यू नहीं मिलेगी। अरे दोनों पैरेलल लाइन है ना, ये दोनों अगर पैरेलल लाइन है तो दोनों कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो x और y की वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस केस में हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना, यानी x और y की वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, एक केस और हो सकता है कि जब दोनों को मैं ड्रॉ करूं तो दोनों का जो लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाए। मतलब मान लेते हैं ये वाला लाइन इस वाले इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये इसके ऊपर ही आ जाए।
अब बताइए इस केस में तो इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइंस, कर रही हैं नहीं? देखिए कुछ ऐसा केस होगा, इस वाले इक्वेशन का ग्राफ मान लेते हैं ये रहा होगा, और इस वाले इक्वेशन का ग्राफ मान लेते हैं ये रहा होगा, और दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। इस केस में अनंत जगह यानी इन्फिनाइट टाइम्स इंटरसेक्ट करेंगी, यानी बहुत बार इंटरसेक्ट करेंगी दोनों लाइंस, और इस केस में हमारे पास बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन हो जाएंगे, यानी एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी, है ना। तो अब ये सब ग्राफ ड्रॉ करके पता लगाना पड़ेगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। हमारे पास एक जुगाड़ है जिससे हम लोग पहले ही जान जाएंगे कि इन दोनों के लाइंस का नेचर कैसा होगा। बिना ग्राफ ड्रॉ किए हम लोग जान जाएंगे कि जब हम लोग इन दोनों ही इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ इंटरसेक्टिंग नेचर का होगा, पैरेलल नेचर का होगा, या कोइंसिडेंट नेचर का होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार पहले उसे समझ लेते हैं। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजगल टू 0, और एक इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजगल टू 0। ये दो इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर a1 बाई a2, अगर a1 बाई a2 का रेशियो अगर ये b1 बाई b2 के रेशियो को इक्वल नहीं है, तो इस केस में जो दोनों लाइंस का ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग नेचर का होगा। मतलब अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, तो इस केस में दोनों ही जो लाइंस होंगी, अरे भाई इससे एक लाइन बनेगा और इससे एक लाइन बनेगा, दोनों ही लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी। लेकिन अगर a1 बाई a2 ये इक्वल हो गया b1 बाई b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1 बाई c2 के, इस केस में हमें जो लाइंस मिलेंगी वो पैरेलल मिलेंगी। ठीक है, पैरेलल। और एक तीसरा केस आता है, अगर तीनों आपस में बराबर हो जाएं, यानी a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, अगर ये तीनों ही आपस में बराबर हो गए तो इस बार जो हमें लाइंस मिलेंगी वो एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी कोइंसिडेंट होंगी। इसका नाम होता है कोइंसिडेंट, इसका नाम होता है पैरेलल, इसका नाम होता है इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो ऐसा करते क्यों है हम लोग? क्यों a1 बाई a2 b1 बाई b2 निकालते हैं? ताकि हम लोग ये पता कर सकें कि जब हम लोग इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस केस में तो x और y की वैल्यू मिलेगी नहीं, और इस केस में तो बहुत ज़्यादा x और y की वैल्यू मिलेंगी, और इस केस में एक ही x और y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसीलिए रेशियोज को फाइंड किया जाता है, ताकि सॉल्व करने से पहले ही हमें मालूम चल जाए कि x और y की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तभी सॉल्व करने की जरूरत है ना। ठीक है, चलिए आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इजगल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इजगल टू 0। ठीक है, तो हमें पता करना है कि ये दोनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो ग्राफ होंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे, कोइंसिडेंट होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्योंकि रेशियो की मेथड से ही फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं जनरल लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजगल टू 0। तो साफ साफ दिख रहा है a की वैल्यू क्या है, 5 है, a1 की वैल्यू 5 है, a1 की वैल्यू क्या है, 5 है, b1 की वैल्यू -4 है, ध्यान दीजिएगा b1 की वैल्यू -4 है, c1 की वैल्यू 8 है। ठीक है, सिमिलरली इस वाले को हम लोग a2x प्लस b2y प्लस c2 से कंपेयर करेंगे। a2 की वैल्यू साफ साफ दिख रही है 7 है, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू -9। ठीक है, अब हम लोग रेशियो चेक करते हैं, a1 बाई a2 b1 बाई b2 निकालेंगे, देखेंगे कि ये दोनों पहले आपस में इक्वल हैं नहीं। a1 की वैल्यू 5 है, a2 की वैल्यू 7 है, 5 बाई 7, b1 की वैल्यू -4 है, b2 की वैल्यू 6 है।
तो ये 5/7 क्या -4/6 के इक्वल होगा? इक्वल नहीं होगा, तो ऊपर भी इक्वल नहीं होगा। और मैंने बताया था अगर ये a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, इस केस में ये जो दोनों जो इक्वेशन होंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे एट अ पॉइंट, ठीक है। और यही हमें पता करना था, इंटरसेक्ट करेंगे कि पैरेलल होंगे कि कोइंसिडेंट होंगे। अब समझिए हो क्या रहा है। पिछले दोनों क्वेश्चन में हमने देखा था कि इन दोनों का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे और ग्राफ में दोनों लाइन आपस में मिल जा रही थी तो हमें सोल्यूशन मिल रहा था। लेकिन हमें ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ही मालूम चल गया कि जब हम लोग इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइन आपस में मिलेंगी। यही फायदा हुआ इस रेशियो को चेक करने का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0, ठीक है। तो हम लोग कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से a2x + b2y + c2 = 0 से कंपेयर करेंगे। तो a1 की वैल्यू साफ साफ दिख रही है 9 है, b1 की वैल्यू 3 है, c1 की वैल्यू 12 है, a2 की वैल्यू 18 है, b2 की वैल्यू 6 है, c2 की वैल्यू 24 है, ठीक है। अब हम लोग a1/a2 b1/b2 फाइंड करेंगे। a1 की वैल्यू क्या है 9, a2 की वैल्यू क्या है 18, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 6, ठीक है। तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी 1/2 और इधर भी 1/2, यानी ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगेगा। तो जब इक्वल का साइन आ जाता है बीच में तो हम लोग c1/c2 भी चेक करते हैं, ठीक है। तो c1 क्या है 12, c2 क्या है 24, तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो हमें क्या मिला 1/2 1/2 1/2, है ना। तो तीनों में ही इक्वल का साइन आएगा, यानी यहाँ पे भी इक्वल का साइन आएगा, है ना। यानी ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल हैं। और जब तीनों इक्वल होते हैं तो इस केस में कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। यानी जब आप लोग इन दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों का जो लाइन मिलेगा वो एक दूसरे के ऊपर लाई करेगा। आप चाहें तो बना के देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0, ठीक है। तो फिर से वही बात, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो a1 की वैल्यू साफ साफ दिख रही है 6 है, b1 की वैल्यू -3 है। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग यहीं गलती कर देते हैं क्योंकि 3 के आगे माइनस है। c1 की वैल्यू 10 है, a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू बस माइनस जी नहीं, इस y के आगे कोई नंबर नहीं है तो सबका मालिक 1, ठीक है। तो b2 की वैल्यू -1 हो जाएगी और c2 की वैल्यू 9, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, y के आगे कोई नंबर नहीं था तो सबका मालिक 1 है ना, यानी b2 की वैल्यू -1, ठीक है। अब हम लोग फिर से भाई रेशियो चेक करेंगे, a1/a2 b1/b2। तो a1 की वैल्यू तो 6 है, a2 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू -1। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 3 = 6 है ना। 3 1 3 1 यानी बीच में इक्वल का साइन, यहाँ पे भी इक्वल का साइन। और जब बीच में इक्वल का साइन मिलता है तो हम लोग c1 और c2 भी चेक करते हैं, ठीक है। तो c1 की वैल्यू क्या है 10, c2 की वैल्यू है 9, ठीक है। तो ये अब डिवाइड तो होगा नहीं 10 और 9, यानी यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन आएगा क्योंकि 3/1 और 10/9 के इक्वल होगा क्या, नहीं होगा, यानी यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन आएगा।
जब नॉट इक्वल का साइन आता है तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं जो ग्राफ होगा वो पैरेलल होगा। पैरेलल होगा तो भाई सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, है ना। यानी जब हम लोग इन दोनों ही लाइन को ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पर, इन दोनों इक्वेशन के जो ग्राफ हैं उनको ड्रॉ करेंगे तो लाइंस पैरेलल मिलेंगे, है ना। यानी कुछ ऐसा केस मिलेगा पैरेलल, ठीक है। तो भाई पैरेलल मिलेगा तो दोनों कहीं मिल नहीं रहे हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए नो सॉल्यूशन। तो तीनों ही पार्ट मैंने सॉल्व करा दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो पहले मैं इसका मतलब बता देता हूं। कंसिस्टेंट मतलब होता है सॉल्यूशन मिलना, कंसिस्टेंट मतलब होता है सॉल्यूशन मिलना, सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए, ठीक है। इनकंसिस्टेंट मतलब होता है सॉल्यूशन नहीं मिलना। हमें यही पता करना है कि ये जो तीनों पार्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट हैं कि इनकंसिस्टेंट हैं। तो कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन मिलना, इनकंसिस्टेंट मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलना, ठीक है, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमने अभी तक टोटल 3 केसेस देखे थे, ठीक है। पहला केस था कि दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं, दूसरा केस था कि दोनों लाइन पैरेलल हो जाएं, और तीसरा केस था कि दोनों लाइन ओवरलैप हो जाएं, यानी एक दूसरे के ऊपर हो जाएं। अब भाई जब दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ये वैसे इंटरसेक्टिंग का केस है ना, इंटरसेक्टिंग का केस है, तब जब दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू तो मिलती ही है ना, एक ही मिलती है। तो ये क्या कंसिस्टेंट का केस नहीं हुआ, क्योंकि इस केस में तो सॉल्यूशन मिलेगा ही। तो ये कंसिस्टेंट का केस हुआ, मैं CONST बस लिख रहा हूँ, कंसिस्टेंट। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल लाइन का केस है ये। पैरेलल लाइन क्या आपस में कभी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। अगर नहीं मिलेंगी दोनों लाइन तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिली तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। मैं बस इनकंसिस्टेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। और तीसरा केस है ओवरलैपिंग का केस। इसमें दो लाइंस आपस में ओवरलैप करेंगे, है ना। अच्छा ये बताइए, दो लाइंस अगर आपस में ओवरलैप कर रही हैं तो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे? बहुत सारे पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे ना। और जब इंटरसेक्ट करती हैं तो हमें पॉइंट्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं इसका मतलब सॉल्यूशन मिलता है। तो जब ओवरलैप करेंगी तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा ही, और सॉल्यूशन मिलेगा तो हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। यानी कब कब हमें कंसिस्टेंट मिलेगा और कब कब इनकंसिस्टेंट मिलेगा, एक्चुअली ये रेशियो से ही पता लग जाएगा। क्योंकि हम लोग रेशियो से पता कर सकते हैं कि कौन से इक्वेशन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि ओवरलैपिंग। और हमें पता है अगर इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग वाला केस आया, या कहें कोइंसिडेंट वाला केस आया, ये ओवरलैपिंग काट के लिख दीजिए कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब होता है एक के ऊपर है एक। तो जब इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट वाला केस आया तो वो कंसिस्टेंट होगा, लेकिन जब पैरेलल वाला केस आया तो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। बस यही बात याद रखिएगा। एक्चुअली याद भी कुछ नहीं रखना है, अगर आप समझ रहे हैं तो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो याद करना पड़ेगा। तो जब इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट का केस होगा तो वो कंसिस्टेंट होंगे, लेकिन जब पैरेलल का केस होगा तो इनकंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। मैंने हर एक चीज़ समझाई भी है, इसको मैंने और भी डिटेल में समझाया है, लेकिन उसके लिए आपको स्पेशल प्लेलिस्ट ओपन करना पड़ेगा इस चैप्टर का। इस चैप्टर के ऊपर मैंने एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं और डिटेल्ड क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें RD शर्मा, ML अग्रवाल, हर एक बोर्ड के क्वेश्चन शामिल हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर आपको मैथ्स में बहुत ही अच्छा नंबर पाना है तो सिर्फ NCERT से काम नहीं चलेगा, ठीक है। NCERT रिवीजन के समय बहुत ही उपयोगी है, लेकिन अगर आप नॉर्मल डेज में क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो NCERT लगाइए, साथ साथ में साइड बुक भी लगाते चलिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक एक पार्ट्स को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट है 3x + 2y = 5।
और एक है 2x माइनस 3y इजगल टू 7। तो इस 5 को पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए, तो ये -5 हो जाएगा और उधर 0 बच जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब जैसे इक्वल्स टू के साइड में अगर नंबर दिया रहे तो आपको पहले उसे LHS में लाना पड़ेगा। 7 को LHS में लाइए तो -7 हो जाएगा इजगल टू 0, ठीक है। अब इसके नीचे मैं लिख दे रहा हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इजगल टू 0। इसके नीचे लिख दे रहा हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इजगल टू 0, जिससे आपको कंपेयर करना आसान पड़ जाए। a1 की वैल्यू साफ साफ दिख रही है 3 है, b1 की वैल्यू 2 है, c1 की वैल्यू -5 है, a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू -3 है, c2 की वैल्यू -7 है। हमें पता करना है कि ये कंसिस्टेंट हैं कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो पहले रेशियो निकालना ही पड़ेगा हमें। a1/a2 b1/b2 पहले निकालेंगे, तो a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू -3 है। तो क्लियरली दिख रहा है ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ नॉट इक्वल, तो यहाँ पे भी नॉट इक्वल। और नॉट इक्वल मतलब ये किसका केस है, इंटरसेक्टिंग का केस है। और मैंने बताया था अगर इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट हुए तो वो कंसिस्टेंट होंगे, यानी ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। ये दोनों जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं, मतलब आप जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कंसिस्टेंट मतलब होता है x और y की वैल्यू मिल जाना, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, इंटरसेक्टिंग होंगे तो x और y की वैल्यू मिल ही जाएगी, और मिलेगी तो वो कंसिस्टेंट होंगे, ठीक। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे हम लोग। तो दूसरे पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है 2x - 3y इजगल टू 8, 4x - 6y इजगल टू 9। फिर से इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में नंबर्स गिवन है, तो 8 को पहले हम लोग इधर लाएंगे तो -8 इजगल टू 0, 9 को इधर लाएंगे तो -9 इजगल टू 0, ठीक है। अब आप लोग डायरेक्ट बताइएगा, a1 की वैल्यू बताइए क्या है, 2 है, b1 की वैल्यू क्या है 3, बिल्कुल नहीं, -3 है, c1 की वैल्यू -8, a2 की वैल्यू बताइए क्या है 4, b2 की वैल्यू -6, c2 की वैल्यू -9 है ना। अब हम लोग a1/a2 b1/b2 चेक करेंगे पहले। a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 4 है, b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू -6। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो ये तो आपस में इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल का केस आएगा। अब हम लोग c1/c2 चेक करेंगे। c1 क्या है -8, c2 क्या है -9, माइनस से माइनस कैंसिल, अब ये आपस में कैंसिल होंगे नहीं। और 1/2 कभी 8/9 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन आएगा, तो यहाँ पे भी नॉट इक्वल का, और यहाँ नॉट इक्वल का आया है तो ये नो सॉल्यूशन का केस होगा, या कहें पैरेलल का केस होगा, ठीक है। और अभी मैंने बताया आपको जब पैरेलल लाइंस होते हैं तो वो इनकंसिस्टेंट होते हैं, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट में हमें 3/2x प्लस 5/3y इजगल टू 7 गिवन है, 9x - 10y इजगल टू 14 गिवन है, ठीक है। तो इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करते हैं, इस 3 को 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 9x हो जाता है, प्लस 2 को 5 में करते हैं तो 10, और y डिनोमिनेटर लिखने के लिए 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं इजगल टू 6, ठीक है। और इधर 7 होगा। अब ये 6 नीचे है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, यानी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 7 ज़ा 42। बेसिकली ये जो फ्रैक्शन में इक्वेशन गिवन था मैंने इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं 9x प्लस 10y इजगल टू 42। 42 को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा इजगल टू 0। सिमिलरली 14 को इधर लेके आएंगे तो -14 इजगल टू 0। a1 की वैल्यू 9 है, b1 की वैल्यू 10 है, c1 की वैल्यू -42 है, a2 की वैल्यू 9 है, b2 की वैल्यू -10 है, c2 की वैल्यू -14 है। फिर से भाई a1/a2 b1/b2, a1 की वैल्यू 9, a2 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू 10, b2 की वैल्यू -10। तो 9 में 1 टाइम्स में कैंसिल, 10 -10 में -1 टाइम्स कैंसिल,
तो 1 और -1 आपस में इक्वल तो नहीं होंगे, तो यहाँ नॉट इक्वल का साइन, यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन। नॉट इक्वल का साइन मतलब ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली पता करना था कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, तो ये कंसिस्टेंट है। अब हम लोग फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट क्या है, 5x माइनस के 3y इजगल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इजगल टू माइनस के 22। ठीक है, ये 11 जब इधर आएगा तो -11 हो जाएगा इजगल टू 0। ठीक है, ये -22 इधर आएगा तो +22 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 0। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा। तो साफ साफ दिख रहा है a1 की वैल्यू क्या है 5, b1 की वैल्यू क्या है -3, c1 की वैल्यू क्या है -11, a2 की वैल्यू क्या है -10, b2 की वैल्यू क्या है 6, c2 की वैल्यू 22। तो a1 बाई a2, b1 बाई b2 हमें पहले चेक करना पड़ेगा। तो a1 की वैल्यू क्या थी 5, a2 की वैल्यू -10, b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू 6। तो 5 1 5, 5 2 10, -1/2 आएगा, 3 1 3, 3 2 10, तो ये -1/2 आएगा। यानी ये दोनों इक्वल हैं, यानी यहाँ पे इक्वल का साइन, जब इक्वल का साइन लगता है तो अब c1/c2 भी चेक करते हैं। तो c1 कितना है -11, c2 कितना है 22, 11 1 11, 11 2 22, क्योंकि यहाँ माइनस है तो -1/2 आएगा। तो यहाँ पे -1/2, यहाँ पे -1/2, यहाँ पे भी -1/2, यानी तीनों इक्वल हैं। तीनों इक्वल हैं यानी ये कोइंसिडेंट का केस हो गया, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है। और जब कोइंसिडेंट होता है तो कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब हम लोग लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन का। तो फिफ्थ पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है 4/3x प्लस 2y इजगल टू 8, फिर है 2x प्लस 3y इजगल टू 12। ठीक है, तो इस 12 को इधर लेके आएंगे तो -12 हो जाएगा और उधर 0 बच जाएगा। यहाँ पे 3 है फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे पहले नीचे 1 लिखेंगे, 1 4 ज़ा 4 और ये x प्लस 3 2 ज़ा 6 और ये y डिवाइडेड बाई 3 और 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 हो जाएगा इजगल टू 8। ये 3 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये इक्वेशन एक्चुअली कन्वर्ट हो गया 4x प्लस 6y इजगल टू 24 में। जब 24 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो -24 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग फिर से भाई a1 की वैल्यू देख सकते हैं, क्लियरली 4 है, b1 की वैल्यू 6 है, c1 की वैल्यू -24 है, a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू 3 है, c2 की वैल्यू -12 है। ठीक है, तो a1/a2 पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये इक्वल है कि b1/b2 के कि नहीं। a1 की वैल्यू 4, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू 3, ये क्या दोनों आपस में इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल हैं, क्योंकि ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये भी 2 टाइम्स में इक्वल है। जब इक्वल है तो c1/c2 भी चेक करते हैं। c1 कितना है -24, c2 कितना है -12, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, फिर से 2 मिला, यानी यहाँ पे इक्वल का केस, तो यहाँ पे इक्वल का केस, यानी ये कोइंसिडेंट का केस है। कोइंसिडेंट मतलब कंसिस्टेंट। ठीक है ना, कंसिस्टेंट, C फॉर कंसिस्टेंट, C फॉर कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग में भी देखिए C आ रहा है, तो वहाँ पे भी इसलिए कंसिस्टेंट होगा। पैरेलल में C नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो इनकंसिस्टेंट होगा। ये ट्रिक भी समझ लीजिए, कंसिस्टेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट मतलब कंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें C आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इसमें भी टोटल 4 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनमें से कौन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं
और कौन से इनकंसिस्टेंट हैं। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्यूशन भी फाइंड करना है ग्राफ के मदद से, ठीक है। तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। 4 पार्ट्स हैं, एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है x + y = 5 और एक इक्वेशन गिवन है 2x + 2y = 10, ठीक है। तो इस 5 को पहले इधर लेके आ जाएंगे, तो x + y - 5 = 0, 10 को इधर लेके आ जाएंगे तो 2x + 2y - 10 = 0, ठीक है। तो इस x के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इस y के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो देख सकते हैं ना आप लोग, a1 की वैल्यू 1 होगी, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -5, यही c1 होता है ना, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू -10, ठीक है। a1/a2 पहले निकाल लीजिए, b1/b2, a1/a2 एक्चुअली 1/2, b1/b2 मतलब 1/2, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पे भी इक्वल का केस, जब इक्वल का केस आता है तो c1/c2 भी चेक करते हैं। c1 -5, c2 -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो ये भी 1/2 आया, मतलब यहाँ पे इक्वल का साइन, तो यहाँ पे भी इक्वल का साइन, मतलब ये कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट मतलब कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट है और क्वेश्चन में बोला था अगर कंसिस्टेंट है तो आपको सोल्यूशन फाइंड करना है यूजिंग ग्राफ। तो आप इतना पार्ट नोट कर लीजिए क्योंकि मैंने बता दिया है कि ये कंसिस्टेंट है। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे इन दोनों ही इक्वेशन का। तो उसके लिए आप लोग जानते हैं टेबल हम लोग बनाते हैं, एक टेबल ये और एक टेबल ये, ठीक है। यहाँ x, यहाँ y, यहाँ x, यहाँ y, ठीक है। x की जगह 0 रखेंगे पहले वाले इक्वेशन में तो y की वैल्यू 5 मिल जाएगी ना। अगर x की जगह 0 रखेंगे तो x हट जाएगा तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। सिमिलरली y की जगह 0 रखेंगे तो ये y हट जाएगा तो x की वैल्यू 5 मिल जाएगी, ठीक है। फिर हम लोग इस सेकंड इक्वेशन का टेबल बनाएंगे। तो x की जगह 0 रख दीजिए पहले। x की जगह 0 रखेंगे तो 2 × 0 + 2y = 10, 2 × 0 मतलब 0 है, हट जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। दोनों के लिए सेम टेबल मिल रहा है। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहला पॉइंट क्या है 0,5, तो ये y एक्सिस पे होगा, तो 1 2 3 4 5 ये रहा। दूसरा पॉइंट क्या है 5,0, तो ये x एक्सिस पे होगा 1 2 3 4 5। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो पहले वाले लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट पॉइंट सेकंड इक्वेशन के लिए क्या है 0,5, y एक्सिस पे होगा, यहीं पे ही होगा। फिर 5,0, तो ये x एक्सिस पे होगा यहीं पे। और जब दोनों को ज्वाइन करेंगे तो इसी के ऊपर वाली लाइन मिल जाएगी ना हमें, ठीक है। मैं डॉटेड करके ज्वाइन कर दे रहा हूँ ताकि आपको लगे कि एक के ऊपर एक है। ये जो ब्लैक वाली मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ इसका मतलब ये कंप्लीट लाइंस हैं, बस रेड वाले के ऊपर हैं, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं ये ओवरलैपिंग लाइंस हैं, है ना, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही बन जा रही हैं, कोइंसिडेंट हैं। ये कैसी हैं कोइंसिडेंट हैं। और ये हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 से ही फाइंड कर लिया था। यही फ़ायदा होता है रेशियो का कि आप बिना ग्राफ ड्रॉ किए ही पहले ही जान जाते हैं कि कोइंसिडेंट होंगी कि इंटरसेक्टिंग होंगी कि पैरेलल होंगी। और जब इतने सारे पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कोइंसिडेंट मतलब अरे भाई ये दोनों लाइन इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो यही सोल्यूशन भी हो जाएगा। 0,5 इज अ सोल्यूशन। आप कोई सा भी सोल्यूशन लिख सकते हैं, आप 5,0 भी लिख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। यानी मैं ऐसे कहूँ x की जगह 0, y की जगह 5, ये एक सोल्यूशन होगा।
ठीक है, x की जगह 0 रख दीजिए, y की जगह 5, देखिए सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये एक सोल्यूशन है। जब आपको कोइंसिडेंट मिलेगा ना, तो इस टेबल में कोई भी एक पॉइंट ले लीजिएगा, वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सेकेंड पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई इजगल टू 8, 3x माइनस 3y इजगल टू 16। ठीक है, ये 8 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, तो x माइनस वाई माइनस 8 इजगल टू 0। ये 16 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 इजगल टू 0। x के आगे 1 है, y के आगे 1 है, सबका मालिक एक। तो a1 की वैल्यू ये 1 होगी, b1 की वैल्यू -1 होगी, c1 की वैल्यू -8, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू -16। ठीक है, तो a1 बाई a2, b1 बाई b2, पहले हमें ये चेक करना होगा। तो a1 की वैल्यू 1 है, a3 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये 1/3 और 1/3 आपस में इक्वल होंगे, तो यहाँ पे भी इक्वल का साइन आएगा, इसलिए हम लोग c1/c2 भी चेक करेंगे। c1 क्या है -8, c2 क्या है -16, माइनस से माइनस कैंसिल। अब 1/3 और 8/16 कभी आपस में इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉट इक्वल का केस आएगा, नॉट इक्वल का केस आएगा, तो यहाँ पे भी नॉट इक्वल का केस। और ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट होती हैं, और इनकंसिस्टेंट का ग्राफ हमें ड्रॉ ही नहीं करना था, हमें बस कंसिस्टेंट का करना था। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो हमें थर्ड पार्ट में इक्वेशन गिवन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इजगल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इजगल टू 0। ठीक है, तो a1 की वैल्यू हमें साफ साफ दिख रही है 2 है, b1 की वैल्यू y के आगे कुछ नहीं लिखा है यानी 1, तो b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -6, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -2, c2 की वैल्यू -4। ठीक है, तो अब a1 बाई a2, b1 बाई b2 चेक करेंगे सबसे पहले। a1 बाई a2 यानी 2/4, b1 बाई b2 यानी 1/-2। ठीक है, तो 2/4 करने पे 1/2 आएगा, और यहाँ पे -1/2 है, ये माइनस ऊपर चल जाएगा ना, तो ये क्या 1/2 और -1/2 कभी आपस में इक्वल होंगे? नहीं होंगे। जब नहीं होंगे तो यहाँ पे भी नहीं होंगे, यानी ये किस के केस है? ये इंटरसेक्टिंग का केस है, और इंटरसेक्टिंग में C आ रहा है, यानी ये कंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट है तो हमें कंसिस्टेंट का ग्राफ निकालना होगा, क्योंकि कंसिस्टेंट में सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो इतने पार्ट को पहले आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसे मिटाने आ रहा हूँ। वीडियो को पॉज करिए और तुरंत नोट करिए। अब देखिए, हमें ग्राफ बना के सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस -6 को पहले मैं उधर भेज दूंगा, -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। ठीक है, इस 1 को हटा भी दे रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। -4 को उधर भेज दूंगा तो +4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग टेबल बनाएंगे। यहाँ x, यहाँ y, यहाँ x, यहाँ y। तो x के जगह 0 रखेंगे, x के जगह 0 रखेंगे तो ये टर्म हट जाएगा, तो y की वैल्यू 6 मिलेगी। ठीक है, अब y की जगह 0 रखेंगे तो ये टर्म हट जाएगा, तो हमें बचेगा क्या 2x, y तो हट जाएगा इजगल टू 6, तो x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। ठीक है, अब फिर इस वाले इक्वेशन में x की जगह 0 रखेंगे तो ये टर्म हट जाएगा, बचेगा -2y इजगल टू 4, तो माइनस उधर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा, 2 नीचे आएगा तो y की वैल्यू -2 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ -2 लिख देंगे। अब y की जगह 0 रखेंगे, जिसकी वजह से ये टर्म हट जाएगा, तो 4x इजगल टू 4 मिलेगा, x की वैल्यू 1 मिल जाएगी, यहाँ पे 1। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग इन दोनों टेबल्स को प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है 0,6। ठीक है, ये किस एक्सिस पे होगा? y एक्सिस पे। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये रहा पहला पॉइंट। फिर क्या है 3,0, ये किस एक्सिस पे होगा? x एक्सिस पे। तो 1, 2, 3, ये रहा दूसरा पॉइंट। दोनों को मिला देंगे, पहली लाइन मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो दोनों को मिला लेते हैं हम लोग। ये रहा हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग
इस वाले टेबल को प्लॉट करेंगे 0, -2, ये किस एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे, नेगेटिव है तो नीचे होगा, तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट। फिर है 1, 0, ये एक्स एक्सिस पे होगा, तो ये रहा 1, 0, ठीक है। इन दोनों को मिलाएंगे तो दूसरा लाइन मिलेगा, ठीक है। ये दोनों लाइन मिल गए, दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो इसको नीचे ले आइए और इसको इधर लेके आइए, हमें साफ साफ दिख रहा है एक्स और वाई की वैल्यू क्या होंगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वही एक्स और वाई की वैल्यू होती है। तो ये देखिए 1, ये 2, तो एक्स की वैल्यू 2, ये 1 और ये 2, तो वाई की वैल्यू 2, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 2 हो गई, वाई की वैल्यू 2 हो गई। ध्यान से देखिए इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है लाइंस, और ये हमने पहले ही पता कर लिया था, क्यों, ठीक है। तीसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग चौथा पार्ट सॉल्व करेंगे। अब फोर्थ पार्ट क्या है, 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू -2, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -4, c2 की वैल्यू -5, a1/a2, b1/b2 पहले चेक करेंगे। a1 कितना है 2, a2 की वैल्यू 4 है, b1 की वैल्यू -2, b2 की वैल्यू -4। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो बीच में इक्वल आएगा साइन, इक्वल आता है तो c1/c2 चेक करते हैं। c1 की वैल्यू -2 है और यहाँ पे नीचे -5, माइनस से माइनस कैंसिल। क्या 2/4 और 2/5 आपस में इक्वल होंगे, नहीं होंगे, तो यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन, तो यहाँ पे भी नॉट इक्वल का साइन। नॉट इक्वल का साइन मतलब ये लाइन्स पैरेलल हैं, पैरेलल हैं तो इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि पैरेलल में कहीं सी नहीं आ रहा है, ये ट्रिक है बेसिकली। कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, और इनकंसिस्टेंट का ग्राफ ड्रॉ ही नहीं करना था। तो चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width, comma is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। अब उस गार्डन का, एक रेक्टेंगुलर गार्डन का ना हमें लेंथ पता है ना ब्रेथ पता है, ठीक है। तो जब लेंथ और ब्रेथ नहीं पता है, सबसे पहले हम लोग लेंथ और ब्रेथ को कुछ मान लेंगे, ठीक है। लेंथ को मैं x मान ले रहा हूँ, ब्रेथ नहीं बोला क्वेश्चन में, विड्थ बोला है, ठीक है। विड्थ को मैं y मान ले रहा हूँ। लेंथ मेरी x है, विड्थ मेरी y है रेक्टेंगुलर गार्डन की। क्वेश्चन में कह रहा है हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। कह रहा लेंथ जो है ना वो 4 ज़्यादा है विड्थ से। क्वेश्चन पढ़िए, लेंथ क्या है, 4 ज़्यादा है विड्थ से। लेंथ कितनी है x, यानी लेंथ जो कि x है वो 4 ज़्यादा है किससे, विड्थ से। तो y में 4 जोड़ दीजिए, लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है, यानी x = y + 4। क्वेश्चन में एक बात और कही है, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36। तो एक काम करिए, whose length is 4 more than its width एक बार हटा दीजिए, क्योंकि ये कॉमा के बीच में दिया है क्वेश्चन में। whose length is 4 more than its width एक बार समझ लीजिए, है ही नहीं। उसके बाद क्वेश्चन में पढ़िए, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। अब एक रेक्टेंगुलर गार्डन का पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर आप लोग जानते हैं 2l + b होता है, यानी 2 × लेंथ + ब्रेथ। कह रहा है पैरामीटर का आधा जब करेंगे आप, पैरामीटर का आधा करेंगे तो ये 36 के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन में ये है ना, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। मैंने बार बार कहा है कि वो जो कॉमा के बीच में दिया है whose length is 4 more than its width, ये हटा दीजिए एक बार। उसके बाद पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, यानी जब आप पैरामीटर का आधा करेंगे तो 36 आएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। पैरामीटर की वैल्यू क्या है 2, ब्रैकेट में l + b, l मतलब क्या x, l की जगह मैं x रखूँगा, प्लस ब्रेथ यानी विड्थ, विड्थ की जगह मैं y रखूँगा,
डिवाइडेड बाई ये 2 इज इक्वल टू 36, ये 2 से 2 कैंसिल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इस केस में y को इधर लेके आएंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा ना, ठीक है। तो हमें दो इक्वेशन मिल गए, एक x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ठीक है। अब इन दोनों को आप जैसे मन चाहता है ऐसे सॉल्व करिए, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, यानी लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू, या कहें लेंथ और विड्थ की वैल्यू निकालनी है। तो आइए ग्राफिकली निकालते हैं हम लोग। अब चाहे तो एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए मैं ग्राफिकली ही सॉल्व कराऊंगा। तो इस चीज़ को पहले आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। तो हमें दो इक्वेशन गिवन है, तो फिर से हम लोग दो टेबल बनाएंगे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे y। तो x की जगह 0 रखेंगे तो ये हट जाएगा, तो बचेगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस को उधर भेज दीजिए तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी। अब y की जगह 0 रखेंगे तो ये हट जाएगा, बचेगा x और 4, तो x की वैल्यू 4, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है, तो x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 36, y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 36। देख रहे हैं कितना जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा है। अब हम लोग इन दोनों ही टेबल को प्लॉट करने के लिए ग्राफ बनाएंगे। तो ये है मेरा ग्राफ, ठीक है। इसमें मैंने 5-5 के गैप पे बनाया है, क्योंकि x और y की वैल्यू बड़ी है, 36 है, जो कि मेरे बोर्ड पे छोटी पड़ जाएगी, इसलिए मैंने 5-5 का गैप लिया है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, 0, -4, ठीक है। तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा ना, तो यहीं कहीं आएगा -4, ये रहा मेरा पहला पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। फिर है 4, 0, तो ये यहाँ पे कहीं आएगा, क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई करेगा। ये दो पॉइंट्स मिल गए, इनको ज्वाइन कर लेंगे तो हमें पहला लाइन मिल जाएगा, ठीक है। इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये रहा मेरा पहला लाइन, ठीक है। उसके बाद क्या है, 0, 36, ये y एक्सिस पे होगा, तो कुछ यहाँ कहीं आएगा समथिंग। फिर है 36, 0, ये x एक्सिस पे आएगा, कुछ यहाँ पे समथिंग। दोनों को मिला लेंगे तो हमें एक और लाइन मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं दोनों लाइन इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इस वाले पॉइंट से नीचे आएंगे तो ये 20 पे मिलेगा, और इधर लेके आएंगे तो ये यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये 15 के एक कदम ऊपर है, ये 20 है तो x की वैल्यू 20, 20, ये 15 के ऊपर है तो यानी ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई 20, y की वैल्यू हो गई 16। तो यही हमारा आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is first है intersecting line, second है parallel line, third है coincident line, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देगा, ठीक है। तो पहले मैं पहला पार्ट लिख रहा हूँ, ठीक। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। पहला पार्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है हमें कि एक लाइन है हमारे पास, ठीक है। एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूँ, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। कह रहा है आपको एक और इक्वेशन लिखना है, ये पहला इक्वेशन है, आपको एक और इक्वेशन लिखना है। इस तरह से लिखना है कि दोनों इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करें। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब a1/a2 इक्वल नहीं होना चाहिए b1/b2 के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस केस में a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है। a1 की जगह मैं रख दे रहा हूँ 2, b1 की जगह रख दे रहा हूँ 3, ठीक है। हमें एक ऐसी लाइन लिखनी है a2x + b2y + c2 = 0। इस तरह से लिखनी है कि ये a2/a2 3/b2 आपस में अनइक्वल हो जाए।
तो आप A2 की जगह कोई सा भी नंबर ले लीजिए, B2 की जगह कोई सा भी नंबर ले लीजिए, ऐसा नंबर लेना है जिसके वजह से ये दोनों आपस में रेशियो इक्वल ना हो। ठीक है, तो मैं 2/1 ले रहा हूँ और यहाँ पे B2 की जगह भी 1 ले रहा हूँ, इसके जगह भी 1 ले रहा हूँ, इसके जगह पे भी 1 ले रहा हूँ। क्या 2 और 3 आपस में इक्वल होंगे? नहीं होंगे, यानी मैं A2 की जगह 1 और B2 की जगह 1 ले सकता हूँ। A2 की जगह 1, B2 की जगह 1 और C2 तो आप कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग के लाइन के केस में C2 और C1 से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो हमें एक ऐसे लाइन का इक्वेशन लिखना था जो इसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए। तो वही केस A1/A2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। तो A1 की वैल्यू 2 थी, B1 की वैल्यू 3 थी। अब हमें A2 और B2 इस तरह से चूज करने थे कि ये दोनों रेशियो आपस में बराबर ना हो। आप बहुत सारे A2 और B2 सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, अभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, यानी A2 की जगह 3, B2 की जगह 2। तो यहाँ पे आप 3 लिख सकते थे, यहाँ पे 2, अभी भी ये आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगे। तो आप बहुत सारे A1 और A2 और B2 वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले केस के लिए। इसे आप नोट कर लीजिए। सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड बोला है पैरेलल लाइन। सेकंड क्या बोला है? पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन में क्या होता है? A1/A2 ये इक्वल होते हैं B1/B2 के, इक्वल नहीं होते हैं C1/C2 के। तो मैं वापस यहाँ पे A2 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे B2 लिख दे रहा हूँ। वापस हमें इक्वेशन बनाना है, हमें एक और इक्वेशन बनाना है जिसकी वजह से ये दोनों आप पैरेलल लाइन हो जाए। ठीक है, तो A1 की जगह तो 2 है, B1 की जगह 3 है। ठीक है, तो A2 की जगह B2 की जगह हम क्या लें जिसके वजह से ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं। ठीक है, बहुत आसान सा केस है। A2 की जगह 2 ले लीजिए, A2 की जगह 2 ले लीजिए, इस A2 की जगह मैं 2 लिख दे रहा हूँ। इससे क्या होगा? ये 2 से 2 कैंसिल होके 1 हो जाएंगे, है ना। B2 की जगह भी 3 ले लीजिए क्योंकि ये कैंसिल होके 1 हो जाएंगे। अब देखिए दोनों इक्वल हो गए, यानी A2 की जगह 2 लेना है, B2 की जगह 3 लेना है। ठीक है, अब C1 की वैल्यू तो हमें पता है -8। C2 की जगह आप कुछ भी ले लीजिए, बस -8 मत लीजिएगा, क्योंकि आप -8 लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। हमें इक्वल नहीं रखना है, यहाँ पे नॉट इक्वल बनाए रखना है। तो C2 की जगह आप 1 ले लीजिए, सिंपल सी बात। -8 कभी 1 के इक्वल थोड़ी ना होगा, तो C2 की जगह 1 ले सकते हैं। तो ये लाइन का इक्वेशन बन गया। C2 की जगह मैंने क्या ले लिया? 1 ले लिया। ठीक है, +1। आप और भी कोई नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 भी ले सकते हैं, तो भी ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि 4 -2 टाइम्स में कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब हमें कोइंसिडेंट का केस बनाना है। ये लाइन कैसे हो जाए? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में क्या होता है भाई? तीनों आपस में इक्वल हो जाए ना, तीनों आपस में इक्वल हो जाए, तीनों रेशियो A1/A2 हो जाए, B1/B2 हो जाए, C1/C2 हो जाए। ठीक है, ये तीनों आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वापस A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0। यानी हमें एक ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसकी वजह से ये दोनों आपस में कोइंसिडेंट रहें। ठीक है, A1 की वैल्यू तो 2 है, B1 की वैल्यू तो 3 है, C1 की वैल्यू -8 है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि A2 की जगह 2 ले लें, B2 की जगह 3 ले लें, C2 की जगह -8 ले लें, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जब A2 की जगह 2 रखेंगे, B2 की जगह 3 रखेंगे, C2 की जगह -8 रखेंगे, तो ये ऊपर वाला ही लाइन नीचे मिल जाएगा। हमें तो दूसरा बनाना है ना, तो आप क्या करिए? A2 की जगह -2 ले लीजिए, 2 ना लीजिए, -2। मैं यहाँ पे -2 ले रहा हूँ, तो ये 2 से -2 टाइम्स जब कैंसिल होगा तो -1 बचेगा। B2 की जगह -3 ले लीजिए, तो 3 से जब -3 टाइम्स में कैंसिल होगा तो -1 बचेगा। C2 की जगह 8 ले लीजिए, अब जब ये कैंसिल बचेगा तो -1 होगा, तीनों आपस में इक्वल है। तो A2 की जगह -2, B2 की जगह -3, C2 की जगह 8 + 8। तो ये हमें एग्जाम्पल मिल गया।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये हमें बस एग्जाम्पल देना था। तो आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इजल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इजल टू 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangles formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास दो इक्वेशन है, x माइनस वाई प्लस 1 इजल टू 0, एक है 3x प्लस 2y माइनस 12 इजल टू 0। इन दोनों का पहले ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इस 1 को उधर लेके आइए तो -1 हो जाएगा, इस -12 को उधर लेके जाइए तो +12 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से भाई ग्राफ ड्रॉ करना है तो टेबल बनाना पड़ेगा, तो दो टेबल बना लीजिए इस तरह से। यहाँ x, यहाँ y, यहाँ x, यहाँ y। x की जगह 0 रखिए, x की जगह 0 रखेंगे तो -1 बचेगा और इधर -1 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल तो y की वैल्यू 1। फिर y की जगह 0 रखिए तो y की जगह 0 रखेंगे तो हट जाएगा, x बचेगा -1 बचेगा तो x की वैल्यू -1। पहला टेबल तो बड़े आसानी से बन गया है ना। उम्मीद करते हैं दूसरा टेबल भी आसानी से बन जाए। तो दूसरे टेबल में x की जगह 0 रखिए तो ये टर्म हट जाएगा, बचेगा 2y इजल टू 12, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। पॉइंट में नहीं आया, मज़े की बात है, y की वैल्यू 6। और y की जगह 0 रखेंगे तो ये टर्म हट जाएगा, बचेगा 3x और 12, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी तुरंत, यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ रेडी है। अब हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, 0,1, 0,1 है ना, तो ये y एक्सिस पे होगा, दैट इज यहाँ पे होगा, है ना। फिर क्या है, -1,0, तो ये यहाँ पे होगा। ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन मिल जाएगी हमें। इन दोनों को ज्वाइन कर दे रहे हैं, ठीक है, ये हमें एक लाइन मिल गई। अब ये 0,6 हमें प्लॉट करना है, तो ये किस एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे। 1 2 3 4 5 6 ये रहा। फिर 4,0 है, ये x एक्सिस पे होगा, तो 1 2 3 4 ये रहा। दोनों को ज्वाइन कर देंगे, एक और हमें लाइन मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था कि पहले बात तो आपको एक ट्रायंगल मिलेगा जब आप x एक्सिस से देखेंगे तो ये x एक्सिस है। ठीक है, इस लाइन और इन दोनों लाइन से बनता हुआ आपको ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, इसी को सेट करना था बस। एरिया और ये तो बोला नहीं है निकालने के लिए, खाली बस बोला है सेट करिए। हाँ, एक चीज़ और बोला है कि इनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड करिए। ठीक है, वर्टिसेस मतलब ये और ये, आसान है फाइंड करना, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पॉइंट तो आपका हो जाएगा 4,0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 1,0। ये पॉइंट आप बता सकते हैं कितना होगा। देखिए ऊपर 3 है ना, 1 2 3, नीचे कितना है 1 और 2, यहीं पे था ना, तो 2 और ये ऊपर 1 2 3, तो 2,3, तो तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, इसका तीनों के कोऑर्डिनेट्स में मिल गए। यही हमारा आंसर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम लोग सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय।